दुनिया के 6 विद्वानों में नंबर 1 के विद्वान, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, समाजवादी आंदोलन के महान योद्धा, महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, दबे कुचले वंचित समाज को जगाने वाले, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायक माननीय कांसी राम जी, पूरा जिंदगी सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाले, गरीबों के लिए संघर्ष करने वाले, किसानों के मसीहा धरती पुत्र श्रद्धेय नेताजी के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक और इस कार्यक्रम के संचालक, इस विधानसभा में प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय विशाल वर्मा जी, इस कार्यक्रम के दूसरे आयोजक जो शिक्षक सभा के जिला अध्यक्ष हैं और बहुत मजबूती के साथ अम्बेडकर वाहिनी की ताकत दे रहे हैं आदरणीय नवीन कुमार जी, इस कार्यक्रम में विधान परिषद के उम्मीदवार रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता परम श्रद्धेय प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, इस कार्यक्रम में हमारे साथ लगातार कई दिनों से छाया की तरह चल रहे निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव अम्बेडकर वाहिनी जो आगरा के रहने वाले हैं और अब नोएडा में रहते हैं, छोटे भाई टिंकू सागर जी, इस कार्यक्रम में हमारे ज़िले के रहने वाले हैं और नोएडा में रहते हैं आदरणीय भोलानाथ वर्मा जी, मेरठ से चल कर आए नदीम भाई, दिल्ली से चल कर आए अनूप सागर जी, इस कार्यक्रम में केपी यादव जी, जगदीश यादव जी, जितेंद्र जाटो जी, रामपाल जाटो जी, अरविंद गौतम जी, अमिता जी, बुलंदशहर की महिला सभा के जिलाध्यक्ष समिता सिंह जाटो जी, मेरठ से चल कर आई पार्टी के बहुत जिम्मेदार नेता मिथिलेश जाटो जी, आदरणीय चांद भाई, राजकुमार गौतम जी तथा उपस्थित जिन साथियों का नाम अगर छूट रहा है क्षमा चाहूँगा, उपस्थित सभी जिम्मेदार साथियों, यह चिंतन बैठक है, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर है। जब हम किसी लड़ाई में जंग जीतने की जब तैयारी करते हैं तो उसके लिए सेना को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। आपके सामने 2024 का चुनाव ठीक 1 साल बाद होना है। मैं समझता हूं कि चुनाव नहीं बल्कि बहुजन समाज के लिए चुनौती है। चुनौती इस बात का है, क्या लिखे हैं? कालू यादव जी, रागनी बाबा साहब। अच्छा, ये गायक हमारे साथी कालू यादव जी, इनका नाम छूट गया था। साथियों, 2024 का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि बहुजन समाज के लिए चुनौती है। चुनौती इस बात का है कि भारत का संविधान खतरे में है। संविधान को मिटाए जाने की साजिश की जा रही है। संविधान की समीक्षा करने की बात की जा रही है। आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐ मेरे पिछड़े दलित समाज के लोगों, आपका अस्तित्व कभी खतरे में है। इसलिए 2024 का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि हम सब के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। इसलिए प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित है। हम सब का नेता, हमारे महबूब नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चिंता व्यक्त किया है कि अगर संविधान कहीं अगर मिट गया तो पूरा बहुजन समाज भी मिट जाएगा।
तो संविधान को बचाने के लिए आए मेरे पिछड़े दलित समाज के लोगों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। इसीलिए प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम किया गया। ये आंदोलन कोई नया आंदोलन नहीं है, ये 2022 का आंदोलन नहीं, 2023 का आंदोलन नहीं। अगर हम आंदोलन की बात करें, इस देश में बहुजन समाज के महापुरुषों का बहुत बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन को अगर देखें आप, आज से 200 बरस पहले पेशवा की राज था, पेशवा की सरकारें थी, और पेशवा के राज ऐसा राज था कि बाप के सामने बेटी की इज्जत लूटी जाती थी, लेकिन बाप नहीं बोल सकता था। भाई के सामने बहन की बाह पकड़ा जाता था, बेइज्जत किया जाता था, भाई नहीं बोल सकता। कोई गरीब आदमी मजदूरी करता था, अगर मजदूरी मांग देता था तो पेड़ में बांध कर मारा जाता था। कोई अगर बहन किसी भी जाति के क्यों न हो, कोई जाटो नहीं, मैं किसी भी जात की बात कर रहा हूँ, किसी भी समाज की अगर महिला अगर विधवा हो जाती थी तो उसको घर से बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं था। उसको बंद कोठरी में रखा जाता था, काले कोठरी में। इतना खराब माहौल था, इतनी गुलामी की जंजीरें में जकड़े हुए लोग थे। तो महार समाज के लोगों ने तय किया कि हमें आज़ादी कब मिलेगा, गुलामी की बेड़ी कब टूटेगा। तो लोगों ने एक सेना तैयार किया, पेशवा से संघर्ष करने के लिए, पेशवा के सैनिकों से संघर्ष करने के लिए अपना सेना बनाया और बहुत मेहनत किया। तो 500 सेना तैयार हुआ। उन लोगों ने सर पर कफन बांध लिया कि हमें नई आज़ादी चाहिए, गुलामी की बेड़ी तोड़ना है। तो 500 सेना तैयार किया, और दूसरे तरफ पेशवा के पास 28,000 सैनिक थे। आप सोचो, जहां एक तरफ 500, दूसरे तरफ 28,000, कितने का अंतर है, धरती और आसमान का अंतर है। एक तरफ 500 सेना, दूसरी तरफ 28,000 सेना। लेकिन जब 500 लोगों ने जब सर पर कफन बांधा, जब आमने सामने जब लड़ाई होती है, जब आमने सामने लड़ाई होती है, तो 500 वीर सपूतों ने 28,000 सेना को मार गिराने का काम करते हैं। तभी से भीमा कोरे गांव में जश्न मनाई जाती है। ये लड़ाई आज 2023 की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई 200 साल पहले 1818 में शुरू हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र की धरती पर जन्मे, माली समाज में, पिछड़े समाज में। महात्मा फूले अपने एक मित्र की शादी में जाते हैं, बारात में जब आगे आगे चल रहे हैं तो लोगों ने शूद्र का धक्का मारकर बाहर किया था। जब शादी के मंडप बैठते हैं अपने मित्र के शादी में, तो मंडप से भगाया गया कि शूद्र कहाँ से आकर बैठ गया मंडप में। तो महात्मा फूले बड़ा दुखी होकर आंख में आंसू लिए शादी के मंडप से बाहर निकले और पैदल चले जा रहे थे। सामने पड़ा नदी। जब नदी की तरफ गए तो देखा कुछ ऐसे लोग हैं जिनके गर्दन में मटका लटकाया है, जिनके कमर में झाड़ू बांधा है। तो महात्मा फूले अपना दुख भूल जाते हैं कि मेरे साथ का धोखा हुआ, मेरे साथ तो बहुत मामूली धोखा हुआ, अरे इन बेचारों से बड़ा धोखा हुआ, जिनके गले में हाड़ी बांधी गई है, जिनको धरती पर थूकने का भी अधिकार नहीं, जिनके कमर में झाड़ू बांधा गया है, जिनको धरती पर चलने का भी अधिकार नहीं। धन्य बाबा साहब अम्बेडकर, जिस समाज के गले में हाड़ी बांधी गई, आपने 40 वर्षों के संघर्षों में आपके संविधान के बदौलत जिस संविधान के गले में हाड़ी बांधी गई, आज वो समाज गले में टाई बांध रहा है। धन्य बाबा साहब अम्बेडकर, जिस समाज के कमर में झाड़ू बांधा गया, वो समाज आज कमर में बेल्ट बांध रहा है। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये बड़ी लड़ाई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, महात्मा फूले ने जब देखा, कहा कि तो शिक्षा का अभाव है। अगर शिक्षित लोग हो जाएंगे, जब पढ़ लिख हो जाएंगे तो गुलामी का अंत शुरू हो जाएगा। तो महात्मा फूले ने संकल्प लिया कि हम विद्यालय भी खोलेंगे। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। आप इतिहास पढ़ लेना सावित्रीबाई फूले को। सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी स्कूल, तो 2 कपड़े ले जाती थी और उनके शरीर पर कीचड़ फेंका जाता था। उसके बाद जातिवादी मानसिकता को लोगों ने महात्मा फूले के पिता से कहा कि जब समाज में आपको पढ़ने का और पढ़ाने का अधिकार नहीं है, तो आपका बेटा और बहू स्कूल क्यों खोल रहे हैं।
ये पढ़ाने का काम क्यों कर रहे हैं? उनके पिता को भड़काया गया। अंत में उनके पिता ने महात्मा फूले से कहा, सावित्रीबाई फूले से कहा कि बेटा स्कूल बंद कर दो, मत पढ़ाओ, नहीं तो तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। महात्मा फूले उस जमाने में कहा था कि पिताजी मैं अपने जान देना पसंद करूंगा, लेकिन स्कूल बंद करना पसंद नहीं करूंगा। और अंत में क्या हुआ? उनके पिता ने सावित्रीबाई फूले को और महात्मा फूले को घर से बाहर कर दिया। जब घर से बाहर हो गया, आज तो हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है, उस जमाने में महात्मा फूले तो हिंदू थे। जब घर से बाहर कर दिए गए तो उनको विद्यालय खोलने के लिए किसी ने घर दिया। विद्यालय खोलने के लिए अगर किसी ने घर दिया तो मुस्लिम समाज की बेटी शेख फातिमा ने दिया था। और शेख फातिमा ने दिया, कहा कि महात्मा फूले हमारा घर आपके लिए विद्यालय होगा। महात्मा फूले ने समझौता नहीं किया, और एक विद्यालय नहीं, दो विद्यालय नहीं, 1848 में महात्मा फूले ने धीरे धीरे करके 18 विद्यालय खोलने का काम किया। इसलिए शिक्षा का जनक कहा गया महात्मा फूले को। इस देश में अगर कोई पहला शिक्षा का जनक है तो महात्मा फूले हैं, और नारी समाज में अगर शिक्षा की कोई जनक है, प्रथम महिला शिक्षिका है तो सावित्रीबाई फूले हैं। इसी पद चिन्हों पर चलकर कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज, जो कुर्मी राजा थे, कुर्मी समाज के थे, जो कुर्मी राजा जब कोल्हापुर के रियासत में जब कीचन का निरीक्षण करने गए थे, जब कीचन का निरीक्षण करने गए और जैसे निरीक्षण करके बाहर आते हैं तो उनका रसोईया उसको अच्छा नहीं लगा, तो गंगा जल से शुद्धिकरण किया। जब छत्रपति साहू जी महाराज को पता चला कि मैं राजा हूँ, मालिक हूँ, रियासत का मालिक हूँ, और मेरे निरीक्षण करने पर गंगा जल से शुद्धिकरण किया जा रहा है, यानी मैं अछूत हूँ, शूद्र हूँ, तो छत्रपति साहू जी महाराज ने सबसे पहले उस रसोईया को पहले बर्खास्त किया। उसके बाद कड़ा फैसला लिया उन्होंने। छत्रपति साहू जी महाराज ने एक गंगाराम कामले दलित का बेटा को बुलाया और कहा कि एक होटल खोलो, और राजज्ञा जारी किया। अपनी मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि जितने मंत्रिमंडल का सदस्य हैं सभी गंगाराम कामले दलित के होटल में चाय नाश्ता करेंगे। तो उनके मंत्रिमंडल के लोगों ने क्या कहा कि राजा पागल हो गया है। धन्य छत्रपति साहू जी महाराज छुआछूत को खत्म करने के लिए, जहां एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नाई समाज के भाई से कहा कि मेरा बाल काट दो, तो नाई समाज के भाई ने बाल काटने से मना कर दिया। और वही सामने एक भैंस का बाल काटने लगा, तो बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ा दुख हुआ कि मैं एक इंसान हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, साफ सुथरा हूँ, कपड़ा अच्छा पहनता हूँ, मेरा बाल नहीं काटा क्योंकि मैं अछूत हूँ, और सामने जानवर का बाल काट रहा है। तो छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर ने मार्मिक बात कहा था कि मेरे समाज की जिंदगी, एक दलित समाज की जिंदगी एक जानवर से बदतर है, हमसे बेहतर जानवर है जिसके बाल काट सकता है। आप सोचें, आप जहाँ छुआछूत इतना चरम सीमा पर था, तब छत्रपति साहू जी महाराज बाबा साहब अम्बेडकर घर जाते थे। बाबा साहब घर जा करके, उनकी पत्नी का नाम रमाबाई अम्बेडकर था, प्यार से रामू बोलकर बोलते थे कि रामू एक बेटा मुझे गिलास पानी पिला दो और जल्दी से मुझे चाय पिला दो। जो रामू, जो बाबा साहब की धर्म पत्नी थी, वो चाय पिलाती थी। उसके बाद जब जाने लगते थे छत्रपति साहू जी महाराज, तो लिफाफा भेंट करते थे बाबा साहब को कि अम्बेडकर कहाँ जाना है। तो बाबा साहब बताते थे मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो कहे कि पढ़ने के लिए लिफाफा दे रहा हूँ, ये धनराशि है। धन्य महात्मा छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने दलित समाज के बेटा को आगे बढ़ाने का काम किया और कानपुर की धरती पर पिछड़ों का सम्मेलन किया। कानपुर की धरती पर पिछड़ों का सम्मेलन किया। 1920 में पिछड़े समाज के सम्मेलन में बाबा साहब को लेकर गए थे और कानपुर में कहा, क्या है मेरे पिछड़े समाज के लोगों, हमारी जिंदगी कम दिन की है, लेकिन तुम्हारी लड़ाई अब कौन लड़ेगा? हमारे बाद कोई तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। तय मेरे पिछड़े समाज के लोगों, ये डॉक्टर अम्बेडकर को नेता मान लेना, ये हमारे बाद ही तो ही नेता बनेगा, इसका साथ दे देना। तो आप सोच सकते हैं कि पिछड़े समाज के राजा ने बाबा साहब अम्बेडकर को नेता बनाने का काम किया। इसलिए हम भाभारी हैं उन पिछड़े समाज के महापुरुषों का जो आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए लड़ाई कोई याद की लड़ाई नहीं है। इसी देश में नारायण गुरु संघर्ष किए, पेरियार ने संघर्ष किया, बाबा साहब अम्बेडकर का अकेला संघर्ष 40 वर्षों का संघर्ष,
1916 से लेकर 1956 तक जो बाबा साहब ने जो समाज के लिए कुर्बानी दिया है, जो कुर्बानी बाबा साहब ने दिया, जो एहसान किया हमारे ऊपर, हम कभी जीवन में उनका कर्जा नहीं भर सकते। इतना तक कुर्बानी दिया कि बाबा साहब का बेटा जिनका निधन हो गया, दवा का अभाव में, पैसे का अभाव में, बाबा साहब को पता चला कि मेरा बेटा का निधन हो गया, बाबा साहब घर आते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर फूट फूट कर रोने लगे। तो गांव के लोगों ने कहा कि अम्बेडकर जी जो होना था हो गया, आप कफन की व्यवस्था करो, बच्चे के दाह संस्कार किया जाए। तो बाबा साहब के पॉकेट में फूटी कौड़ी नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी रामू के तरफ देखने लगे, रामाबाई अम्बेडकर तरफ देखने लगे। तो माता रामाबाई अम्बेडकर के पास भी पैसा नहीं था। तब माता रामाबाई अम्बेडकर घर में जाती हैं और एक धोती को फाड़ कर लाती हैं और कहा कि गांव वाले, यही हमारे बच्चे के लिए कफन है। कैसे भी गरीबी हो सकती है कि बाबा साहब के बेटे के लिए कफन तक नहीं। और जब बाबा साहब अम्बेडकर उसके बाद जब जाने लगे, उनको दूसरे दिन जाना था लंदन के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, तो परिवार को लोगों ने कहा कि अम्बेडकर कहाँ जा रहे हो? तो बाबा साहब ने कहा लंदन जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। तो परिवार को लोगों ने कहा, उनके रिश्ते नाते के लोगों ने कहा कि तुम्हारा एक बेटा मर गया, तुम लंदन जा रहे हो? तो बाबा साहब ने मार्मिक बात कहा था कि मेरा एक बेटा मरा है, मेरा एक बेटा मरा है। अगर लंदन के गोलमेज कॉन्फ्रेंस में नहीं गया तो मेरे समाज के लाखों लाखों बच्चे मर जाएंगे। उस बच्चे को बचाने के लिए मुझे लंदन की मिट्टी में जाना जरूरी है। धन्य बाबा साहब, इतना बड़ा कर्जा हमारे पर दे दिया। आज उन्हीं के बदौलत हम इज्जत पाते हैं। भारत का संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। ये भारत का संविधान आन बान शान है। दुनिया में, भारत में तमाम पवित्र ग्रंथ होंगे, मैं सबका आदर सम्मान करता हूँ, लेकिन भारत के अंदर ये बहुजन समाज के लिए, देश के लिए सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ भारत का संविधान है। उस भारत के संविधान को इसी बगल में दिल्ली की धरती पर आज से 1.5 साल पहले संविधान की प्रतियां जलाई गई। संविधान जलाने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी का सिपाही था। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए था, मुकदमा नहीं हुआ, क्योंकि संविधान विरोधी सरकार चल रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है। बाबा साहब का संविधान अगर देश में लागू नहीं हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंपते समय कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले अगर अच्छे नहीं होंगे तो संविधान भी बुरा साबित होगा। अगर लागू करने वाले अच्छे होंगे तो संविधान भी अच्छा साबित होगा। आज़ादी के 75 साल बीत गया, लेकिन बाबा साहब का संविधान अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने देश में शासन किया है, और सबसे पहला कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस की हुकूमत थी, 40 वर्षों तक केंद्र और प्रदेश सरकारें रही है, लेकिन बाबा साहब को उसने संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। वो कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहब को रुलाने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, और वो कांग्रेस पार्टी जिसको बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जिनको पार्लियामेंट में जाना था संविधान सभा में चुनकर, तो कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का निजी सचिव, नाम था कजलोरकर, दलित समाज का था। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कहा कजलोरकर कांग्रेस में आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, अगर हमारे साथ आ जाओगे तो तुमको देश का बड़ा नेता बना देंगे। वो टूट गया और बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ गया। बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हार जाते हैं, गुलाम कजलोरकर चुनाव जीत जाता है। तब बाबा साहब का आंख में आंसू था, और बाबा साहब ने आंख में आंसू लिए दलित, शोषित, वंचित समाज, पिछड़े समाज से अपील किया, कहे मेरे गरीब समाज के लोगों, वंचित समाज के लोगों, ये कांग्रेस पार्टी बड़ी घटिया पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी कभी ये तरक्की देखना नहीं चाहती है। इसलिए मार्मिक अपील किया था कि कभी कांग्रेस पार्टी का जीवन में 4 आने का भी मेंबर मत बनना। और उसके बाद भी पूछा उन्होंने उस कजलोरकर से कि कजलोरकर तू चुनाव जीत गया, मैं तो हार गया, लेकिन दलित के लिए, वंचित के लिए, पिछड़े के लिए तुम्हारे पास क्या योजना है? उसने कहा मेरे पास कोई योजना नहीं है, हमारी पार्टी जो कांग्रेस कहेगी वही हमारी योजना है। तब बाबा साहब का आंसू किसने पूछा था?
उस परिस्थिति में किसी ने पूछा? आज तो हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है, तब तो बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू थे उस समय। तो बाबा साहब का आंसू किसी ने पूछा? तो मुस्लिम लीग के सांसद खली कुर्जमा ने पूछा था, मुस्लिम समाज के बेटा ने पूछा। उस जमाने में 78 सांसद हुए थे मुस्लिम लीग के, और खली कुर्जमा एंड कंपनी पूरी मुस्लिम समाज की टीम बाबा साहब के पास चल के गई और कहा कि अगर एक मुसलमान का बेटा नहीं रहेगा पार्लियामेंट में, काम चल जाएगा। लेकिन बाबा साहब आप जैसे व्यक्ति नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा, काम बिगड़ जाएगा। इसलिए बाबा साहब को आमंत्रित किया पश्चिम बंगाल के खुलना जैसोर सीट पर, पश्चिम बंगाल के खुलना जैसोर सीट पर, जहां पर 40 से 45% चंडाल समाज रहता है। चंडालों को नमोशूद्र कहा जाता है, और 40 से 45% मुस्लिम समाज रहता है, यानी लगभग 90% चंडालों व मुसलमानों का आबादी। बाबा साहब चुनाव लड़ने गए और चंडालों व मुसलमानों ने बाबा साहब को चुनाव जिता दिया। जब बाबा साहब चुनाव जीत गए तो कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा, और उसी समय भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है। तो बाबा साहब की जो सीट थी खुलना जैसोर सीट, उस सीट को पाकिस्तान में कर दिया गया। तो बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ कि हमारे लोग तो भारत में रहते हैं, मैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जा क्या करूंगा। अंत में मजबूर होकर बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा। वो कांग्रेस पार्टी जिसने बाबा साहब को रुलाया, बाबा साहब को सम्मानित किया, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, उसी कांग्रेस पार्टी का दूसरा छोटा भाई भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मनता नहीं है। माननीय कांशीराम जी कहते थे, कांग्रेस अगर सांपनाथ है तो भारतीय जनता पार्टी नागनाथ है। ये दोनों भाई हैं जो समाज को डसने का काम करते हैं। इसलिए दोनों भाई हैं जो समाज को डसने काम करते हैं। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। भारत का संविधान खतरे में है। आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है। आरक्षण की स्थिति यह है, पिछले साल 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुआ, 69,000 में लगभग 20,000 SC ST OBC के जनरल कोटा में डाल दिया गया। वो लड़के गए हाई कोर्ट, अभी तक न्याय नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं। इसलिए कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, आरक्षण खत्म करने की कई साजिश होती है। आउटसोर्सिंग क्या है, निजीकरण क्या है, प्राइवेट सेक्टर क्या है, ये सब ठेकेदारी प्रथा है, और ठेकेदारी प्रथा में आरक्षण नहीं होता है। तो संविधान में आरक्षण रहेगा लेकिन लागू नहीं करेंगे। इसलिए सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। आने वाली पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेगी। ये भूल मत जाओ कि 2023 की लड़ाई है। ये संघर्ष हमारा, ये लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। ये हमारे पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां, जब लड़के 25 साल 30 साल को होंगे, जब नौकरी का आवेदन करने जाएंगे, भरने जाएंगे, जब आरक्षण खत्म होगा, जब आरक्षण नहीं मिलेगा, तो वो आने वाली पीढ़ियां को माफ नहीं करेगी। वो पीढ़ियां कहेगी, कहाँ थे पिताजी, आप कहाँ थे पिताजी, क्या कर रहे थे। एक बाबा साहब ने संविधान दिया, आरक्षण दिया, नहीं बचा पाए, पिताजी क्या कर रहे थे। मैं सुना हूँ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय का आंदोलन कर रहे थे, तो पिताजी आप क्या कर रहे थे। सुना हुआ अखिलेश यादव जी अम्बेडकरवादी और समाजवादी को एक करना चाहते थे, तो पिताजी क्या कर रहे थे। सुना हुआ अखिलेश यादव जी संविधान और आरक्षण बचाने के लिए अपील कर रहे थे, तो पिताजी आप कहाँ थे। सुना हुआ अखिलेश यादव जी भाजपा को हटाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो पिताजी आप क्या कर रहे थे। क्या भाजपा का तलवा चाट रहे थे क्या। आपकी पीढ़ियां को माफ नहीं कहेगी, आपको कायर और गद्दार कहेगी। इसलिए हमको कायर नहीं बनना है, हमें गद्दार नहीं बनना है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि बाबा साहब के कर्मा को आगे बढ़ाना है। बाबा साहब अपने जीवन का अंतिम भाषण में कहा था कि जहाँ तक मैं कर्मा को लाया हूँ संघर्ष करके, अगर कर्मा को अगर बहुजन समाज के लोगों को बढ़ा देना तो बढ़ा सके तो बढ़ा देना, लेकिन जहाँ तक लाया हूँ अगर नहीं बढ़ा सकते हो तो इस कर्मा को पीछे मत जाने देना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक मसीहा माननीय कांशीराम जी आए, आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो जमाने में भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता ने कहा था कि कांशीराम जी वोट तुम्हारा और राज हमारा, खूब चलेगा खूब चलेगा, क्योंकि मेरे पास साम दाम दंड भेद है। मैं समझाना जानता हूँ, मैं दाम भी देना जानता हूँ। ये बांट रहे लोग, ये बांटने चले हैं लोग। भाई साहब इसको रोक दो, नाश्ता करने में नहीं आया है, रोक दो, अच्छा रहेगा। नहीं तो बोलो मैं बैठ जाऊं, नहीं तो बताओ मैं बैठ जाऊं।
नाश्ता करा दो सबको। तो उस नेता ने कहा मेरे पास साम दाम दंड भेद है, मैं समझाना भी जानता हूँ, दाम भी देना जानता हूँ, दंड भी देना जानता हूँ, भेद भी डालना जानता हूँ, फूट डालो राज करो को नीति भी जानता हूँ। आज नहीं दिख रहा है। कहा कि भेद डालना जानता हूँ। भेद बड़ा खतरनाक है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आग लगा दिया पिछड़ों के पिछड़ों में, दलितों के दलितों में। कहा कि पिछड़ों का पूरा हक तो यादव खा रहा है, पिछड़ों का पूरा हक यादव खा रहा है। अति पिछड़ा वर्ग के लोग दूरी बना लिया यादव से कि मेरा हक तो यादव खा रहा है, और कहा कि दलितों का पूरा हक तो जाटो चमार खा रहा है। तो हमारा जो दूसरा भाई पासी खट्टिक वाल्मीकि दूरी बना लिया कि मेरा हक तो जाटो चमार खा रहा है। तो भाजपा ने क्या किया? नफरत की भावना पैदा कर दिया। इसी बात को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने देश की संसद भवन में, पार्लियामेंट में, जब आजमगढ़ सांसद थे तो देश की पार्लियामेंट में कहा था कौन किसका हक खा रहा है, जाति जनगणना करा दो। कौन किसका हक खा रहा है, जाति जनगणना करा दो। दूध का दूध, पानी के पानी अलग हो जाएगा। ये जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि पोल खुल जाएगा। जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी इनकी पोल खुल जाएगा कि यादव कहाँ है, मौर्य कहाँ है, पाल कहाँ है, चमार कहाँ है, जाटो कहाँ है, पासी खट्टिक वाल्मीकि कहाँ है। ये पोल खुल जाएगा। इसी देश का जो आंकड़ा है, इस देश में 2 करोड़ नौकरशाह है। 2 करोड़ नौकरशाह में पिछड़े की आबादी 52%, 27% आरक्षण। अगर 27% आरक्षण लागू हो जाए तो पिछड़ों को कम से कम 54 लाख नौकरी मिलनी चाहिए। कितने हैं नौकरी में? मात्र 8 लाख। 46 लाख नौकरी कम है। बताओ 46 लाख नौकरी कौन खा रहा है? इन 46 लाख नौकरी पर डाका कौन डाला? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यही है सबका साथ सबका विकास? क्या यही है सामाजिक न्याय? अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात का 22% आरक्षण है। अगर पूरा आरक्षण लागू हो जाए तो 45 लाख नौकरी होनी चाहिए। आज देश में 35 लाख नौकरी में है, उसमें भी 10 लाख नौकरी कम है। वो 10 लाख मेरा हिस्सा कौन खा रहा है? क्या यही सामाजिक न्याय? तो समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय चाहती है। सबका साथ सबका विकास भाजपा के नारा है। तो इसीलिए जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं कि यदि जाति जनगणना हो जाएगा तो पोल खुल जाएगा कि यादव कहाँ है, राजभर, मौर्य, चौहान, पटेल कहाँ है, और जाटो चमार, पासी खट्टिक वाल्मीकि कहाँ खड़ा है। ये नहीं करना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी जाति जनगणना करना चाहती है। माननीय कांसी राम जी नारा दिए थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुझे खुशी इस बात की है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने बहुजन समाज की तरफ से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मसीहा ने नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप माननीय अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर सदन तक माननीय कांसी राम जी को सपना साकार करने के लिए उस नारा को देना शुरू कर दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये मामूली बात नहीं है। तब लोगों को पेट में दर्द बढ़ रहा है, लोगों को तकलीफ हो रहा है। अभी 3 अप्रैल को माननीय साहब कांसी राम जी का प्रतिमा का अनावरण राय रैली में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया। और जब मौर्य जी ने अनावरण किया तो नेता का बयान, एक नेता का बयान आया कि अखिलेश जी बहुजन को तोड़ना चाहते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा मैं बहुजन तोड़ना नहीं, हम बहुजन को जोड़ना चाहता हूँ, बहुजन जोड़ना जानता हूँ। क्या तकलीफ है? माननीय कांसी राम जी बहुजन समाज के मसीहा थे, ठीक है, किसी दल के संस्थापक थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर भी आरपीआई के संस्थापक थे। और बाबा साहब का एक पहचान किससे है? संविधान रचयिता के रूप में है। और माननीय कांसी राम जी की पहचान क्या है? बहुजन समाज के मसीहा और सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायक के रूप में पहचान है। तो मसीहा के श्रेणी में है, इसलिए पार्टी की श्रेणी में नहीं जाना चाहिए। उस मसीहा के सम्मान में अगर नारा लगाना शुरू कर दिया, उनके प्रतिमा का अनावरण किया, तो लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास एक मौका है, आपके पास एक मौका है। हम 2022 गंवाए हैं लेकिन 24 नहीं गंवाना चाहते। बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हुआ और मामूली धोखा नहीं हुआ।
हम समाजवादी पार्टी के लोग दिल से काम करते हैं, आरएसएस भाजपा के लोग दिमाग से काम करते हैं। हमारे में उनमें इतने अंतर है कि हम दिल से काम करते हैं, वो दिमाग से काम करते हैं। उनकी खुराफात की फैक्ट्री नागपुर में है, आरएसएस का मुख्यालय मतलब खुराफात की जहर की फैक्ट्री। वहाँ तय होता है कि नवंबर महीने में क्या बोलना है, मार्च में क्या बोलना है, और कौन ऐसी भाषा बोलनी है कि पिछड़ों में दलित में अगर भाईचारा बन रहा होगा तो ऐसी भाषा बोलो कि भाईचारा न बन पावे बल्कि नफरत की भावना पैदा हो जाए। वहाँ तय होता है। 2022 में पूरा प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश का मीडिया बोल रहा था, खुफिया तंत्र इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। और हम समाजवादी पार्टी के जो नेता हमारे हैं, हम सब लोग मगन थे कि 300 पार कर रहे हैं, सरकार बनने जा रही है। सच्चाई है कि हमने गांव में भ्रमण नहीं किया, हम किसी अति पिछड़े के नहीं गए वोट मांगने, किसी दलित समाज के बस्ती में चौपाल कार्यक्रम नहीं लगाया, क्योंकि हम तो दिल से काम कर रहे थे। उसने दिमाग लगा दिया कि जिस बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया संविधान में, उसने कहा वोट पटाखा डालो। उसने साजिश करके, क्योंकि उनका डीएम, उनका एसडीएम, उनका तहसीलदार, उनका कानगोई, उनका बीएलओ, साजिश हो गया कि मतदाता सूची से नाम गायब करो। और प्रत्येक विधानसभा से 8,000 से लेके 15,000 नाम काटे गए। ये साजिश थी। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला? 36%। और भाजपा को कितना मिला? 42%, यानी 6% से हमारी हार हो गई। और मतदाता सूची जो नाम गायब किया गया पूरे प्रदेश में, वो 8% नाम काटा गया। 8%। अगर वो 8% वोट रह गया था मतदाता सूची में तो आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, समाजवादी पार्टी के नेता और अम्बेडकर भाई के साथियों में सबसे कहना चाहता हूं कि जिस बाबा साहब ने बड़ा उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ एक वोट का अधिकार दिया था, वो बहुत बड़ा हथियार हमारा है। अगर आपके घर में रिवाल्वर हो, राइफल हो, और उस राइफल को किसी के घर में दे दिए सामंतीवादी ताकते को कि भाई मेरा राइफल आपके घर में रहेगा, और कहीं उससे अगर आपका विवाद हो गया तो फिर क्या होगा? आप ही का हथियार उठाकर आप ही को शूट कर देगा। इसलिए वोट हमारा हथियार है, वोट हमारा हथियार है। मानव काशीराम जी कहते थे कि वोट हमारी बेटी के समान है। जिस तरह अपने घर में अपनी बेटी की रक्षा करते हो तो अपनी वोट की भी रक्षा कर लेना। जिसने अपनी वोटों की सौदा कर लिया, समझो अपनी इज्जत की सौदा कर लिया। जिसने अपनी वोटों को बेच दिया, समझो अपनी इज्जत को बेच दिया। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, वोट हमारा बेटी है, वोट हमारी इज्जत है, इसको बेचना नहीं। इसीलिए तो साहब ने कहा कि न बिकने वाला समाज बनाना है, न बिकने वाला समाज बनाना है, बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाना है, और बहुजन समाज को देश का शासक बनाना है। लेकिन 2022 के चुनाव में क्या हुआ? हम तो 5 किलो अनाज पर बहक जाते हैं। 5 किलो अनाज की कीमत क्या हो सकती है? हमने समझाए नहीं बस्तियों में जाकर कि तुमको पंगु बनाया जा रहा, गुलाम बनाया जा रहा है। तुमको पंगु और गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी के साथियों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि समाज को पंगु नहीं बनाना है, गुलाम नहीं बनाना है। उनको बताओ कि हमको राशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। अगर रोजगार मिलेगा तो राशन भी खरीदेंगे, घर की सारी व्यवस्था कर लेंगे। इसलिए बड़ी साजिश अब हो रही है, आपको गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। और हम चुप रहेंगे तो हम नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा। अभी 14 अप्रैल आएगा तो बड़ी तेज आवाज आएगा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा। हम सब लोग मिलकर करेंगे पूरा। दूसरे दिन भूल जाते हैं कि कैसे पूरा करेंगे, नारा लगाने से, फूल माला चढ़ाने से, अगरबत्ती दिखाने से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं देखता हूं कि बाबा साहब को मानते हैं, प्रोफेसर साहब बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं। को और की इतना अंतर है कि बाबा साहब को तो भाजपा वाले भी मानते हैं। 14 अप्रैल आएगा, देखिएगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पूरा देश का, उनका पार्टी के सभी नेता फूल माला चढ़ाएंगे, इतना करेंगे जैसे लगेगा कि बाबा साहब का असली अनुयायी यही है। लेकिन बाबा साहब को मानते हैं। अरे हम तो कहते हैं बाबा साहब की माने तो हम जाने। तो बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की। आए मेरे वंचित समाज के लोगों, भलाई चाहते हो, तरक्की चाहते हो, विकास चाहते हो,
तो पॉलिटिकल पावर इज मास्टर किंग, यानी सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने देश की पार्लियामेंट को शक्ति का मंदिर कहा। अब मंदिर क्यों कहा? क्योंकि बाबा साहब को मालूम था कि लोगों का मंदिर के प्रति बड़ी आस्था होती है, मंदिर से लगाव होता है। तो बाबा साहब ने देश की पार्लियामेंट को शक्ति का मंदिर कहा और कहा क्या मेरे वंचित समाज के लोगों, गरीब समाज के लोगों, तुम हजारों साल से मंदिरों में गए हो लेकिन तुम्हारी कोई भलाई नहीं हो। एक बार मेरी बात मानो, अगर भलाई चाहते हो, तरक्की चाहते हो तो देश की पार्लियामेंट शक्ति का मंदिर को कैप्चर करो, तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए भलाई हो जाएगा। तो बाबा साहब ने तो ये कहा था। तो हम तो नारा लगाते हैं, मूर्ति पर माला और जुबान पर ताला, हम माला पहनाने मगन जाते हैं। तो बाबा साहब को माला पहनाना चाहिए, उनका नमन जितना किया जाए कम होगा, लेकिन बाबा साहब के विचारों को भी चलना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल पावर जी मास्टर की, सत्ता की मास्टर से अपने हाथों में लो। याद करो जब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो प्रदेश में पंचायती राज एक्ट लागू किया। सत्ता की मास्टर चाबी में ताकत था। जब पंचायती राज एक्ट लागू किया तो शायद पहली बार प्रदेश के अंदर दलित और पिछड़े समाज के लोगों को ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका मिला। इस सत्ता की मास्टर चाबी में दम था। आज क्यों नहीं को लोग कर पा रहे हैं? आज सत्ता की मास्टर चाबी किसके हाथों में है? मोदी जी के हाथ में, जोगी जी के हाथ में। ये क्यों नहीं आपका आरक्षण कोटा पूरा कर रहे हैं? वो नहीं कर सकते क्योंकि आरक्षण विरोधी बैठे हुए हैं। जब चुनाव आएगा तो वोट के लिए हिंदू हो जाते हैं, वोट के लिए हिंदू हो जाएंगे। अयोध्या में मंदिर बनेगा तो मंदिर के नाम पर हिंदू हो जाएंगे, आरक्षण के नाम पर दुश्मन हो जाएंगे। तो हम भूले नहीं हैं 7 अगस्त 1990 की घटना। 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह ने आरक्षण की घोषणा किया था। अभी हम भूले नहीं हैं, जब घोषणा किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पोस्ट ऑफिस जलाया, धरना प्रदर्शन किया, आगजनी किया। इतने नहीं किया, भाजपा के लोगों ने बीपी सिंह की सरकार गिरा दिया। क्यों गिराया? मैं बीपी सिंह को नमन करना चाहता हूं कि बीपी सिंह ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि दिया और 27% आरक्षण की घोषणा किया। बीपी सिंह ने कैसे घोषणा किया? उसके पीछे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का संघर्ष, रामविलास पासवान जी, लालू यादव जी, शरद यादव जी का संघर्ष, वही माननीय कांसी राम जी दिल्ली के वोट क्लब पर संघर्ष कर रहे थे और नारा दे रहे थे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तब जाकर बीपी सिंह ने 27% आरक्षण की घोषणा किया था। जब घोषणा हुआ तो भाजपा को अच्छा नहीं लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दे दिया, भारत रत्न दे दिया, उसको अच्छा नहीं लगा। 27% आरक्षण दे दिया पिछड़ों को, उसको अच्छा नहीं लगा। तो बीपी सिंह की सरकार गिरा दिया। है मेरे पिछड़े समाज के लोगों, आप पूछो तो कि मंदिर के नाम पर हमें हिंदू मानते हो तो आरक्षण के नाम पर हिंदू क्यों नहीं मानते हो? अगर मंदिर के नाम पर अगर हिंदू मानते हो तो आरक्षण के नाम पर हिंदू मानो। अगर मंदिर के नाम पर, अगर आरक्षण के नाम पर हिंदू नहीं मानते हो तो हम तुम्हारे मंदिर के नाम पर भी हिंदू नहीं है। वोट के लिए हिंदू, पेट के लिए हिंदू नहीं। तो आप पहचान करो कौन है दोस्त, कौन है दुश्मन, कौन है दोस्त, कौन है दुश्मन। आपने पहचान नहीं किया। अगर आपने पहचान कर लिया होता तो आपका दिन अच्छा होता है, इसलिए आप बुरे दिन में चल रहे हो। मानव कांसी राम जी कहते थे जिस कौम की दिशा ठीक नहीं तो उसकी दशा भी ठीक नहीं। आज दशा खराब है तो दिशा बदलने की जरूरत है। आपको दिशा बदलना पड़ेगा। आपको जाना है दिल्ली, चल देंगे लखनऊ वाली ट्रेन में तो दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में भाजपा को हटाना है। अगर भाजपा को हटाना है, संविधान को बचाना है तो आपका विकल्प है कौन? आपका विकल्प सिर्फ एक नेता, एक पार्टी, उस नेता का नाम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। धोखा खा जाओगे आप, सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। इसी देश में कांग्रेस और भाजपा के मतदाता एक हैं। कांग्रेस की मतदाता, भाजपा के मतदाता में कोई अंतर नहीं है। याद करो उस दिन को जब कांग्रेस का जमाना होता था तो भाजपा 0 थी। आज भाजपा का जमाना है तो कांग्रेस 0 है। क्यों? क्योंकि उसके मतदाता एक ही हैं। वो कभी सांपनाथ को जिंदा करते हैं ए टीम को, तो कभी बी टीम को नागनाथ को जिंदा करते हैं। वो एक ही है, एक ही दोनों भाई हैं।
ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की दो पार्टी, एक तरफ बहन जी की पार्टी तो दूसरी तरफ भैया जी की पार्टी। अगर बहन जी की पार्टी कमजोर हो रही है किसी कारण से तो भैया जी की पार्टी को आबाद करो, संविधान को बचा लो, इसी में भलाई आपकी है। परिवहन एक्ट का नियम है कि रोड पर गाड़ी चलती है, कोई स्लो चलता है, कोई रफ्तार में चलता है, तो नियम है परिवहन एक्ट का कि जो रफ्तार वाली गाड़ी उसको पास दे दो, है ना नियम ये कि रफ्तार वाली गाड़ी को जाने दो भाई। आज उत्तर प्रदेश के हालात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की गाड़ी बड़ी स्लो चल रही है, बहुत धीमी चल रही है। हमारी लड़ाई बसपा से नहीं है, बसपा तो हमारा भाई है, लेकिन जो गाड़ी है बड़ी स्लो चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की गाड़ी बड़ी रफ्तार में चल रही है। मैं तो सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा बहुजन समाज के लोगों से कि पास दे दो, कि जाओ अखिलेश भैया, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, हम आपको पास दे रहे हैं। क्या दिक्कत आपको है? दोनों हम भाई हैं। अखिलेश यादव जी को समझ में आया जब उनका घर धोया गया 17 में, गंगा जल से शुद्धिकरण किया था। एक शुद्धिकरण किया छत्रपति साहू जी महाराज के जमाने में, उसके बाद भी आज भी वो शुद्धिकरण चल रहा है। तो माननीय अखिलेश यादव जी विधानसभा के सत्र में पूछा था अखिल जोगी जी से कि शूद्र कौन है। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा शूद्र कौन है, जवाब नहीं मिला। माननीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में कहा कि यही शूद्र आपका ढाल बने हुए हैं, ये शूद्र जिस दिन ढाल बनना छोड़ देंगे जोगी जी आपका आता पता नहीं चलेगा कि कहाँ के हैं आप हैं। इसलिए कौन है दोस्त कौन है दुश्मन। अगर डाली आप काटते हो, पेड़ काटते हो तो कुल्हाड़ी होता है, आप लोग क्या बोलते हैं, टांगी, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी में एक लोहा लगा रहता है, उसमें लकड़ी का बेट लगा रहता है। लकड़ी का बेट निकाल दो, आप क्यों लोहा पकड़ा दो किसी को, सबसे मजबूत साथी कोई होगा, जैसे विशाल भाई बहुत मजबूत हैं, इनको दे दीजिए कभी पेड़ काट दीजिए, क्यों लोहा पकड़ा दीजिए, नहीं काट पाएंगे। ताकत नहीं उसमें, उसमें ताकत तब आएगा जब लकड़ी का बेट लगाया जाता है। अब पहचान करो लकड़ी का बेट कौन है या लोहा कौन है। लकड़ी का बेट बहुजन समाज है और लोहा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है। जिस दिन लकड़ी का बेट बनना छोड़ दोगे और लोहा कबाड़ी के भाव में बिक जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। इसलिए जरूरत इस बात की है, हम पहचाने नहीं कर पाते हैं कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। कभी कभी बड़ा दुख होता है आदरणीय बहन जी से, बहन जी कभी कभी बयान दे देती, बड़ा अटपटा लगता है, कभी कभी बड़ा दुख होता है। मैं उसी नर्सरी का सिपाही रहा हूँ, लंबे समय तक बसपा में रहा, कोऑर्डिनेटर और कई प्रदेशों में रहा, लेकिन जब बयान जब आता है कभी कभी बड़ा मैं मर्माहत होता हूँ। उन्हें पिछली बार बयान दे दिया कि सपा को रोकने के लिए जरूरत पड़ा तो भाजपा का साथ दे देंगे। बताओ बयान आया था कि नहीं आया था? इसी बात का तकलीफ है, इस बात का कि बहन जी पहले ये तय करो कि रोकना किसको है, आपकी लड़ाई किससे है। क्या आपकी लड़ाई अखिलेश यादव जी से है, समाजवादी पार्टी सबकी लड़ाई है? अरे बहुजन समाज की लड़ाई तो भाजपा से है, जहाँ संविधान का खतरे में है, जहाँ संविधान जलाया जा रहा है, जहाँ आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है, तो सबसे बड़ा दुश्मन है। लड़ाई तो हमारी उससे है और आपकी लड़ाई अखिलेश यादव जी से हो रही है। आपने गठबंधन भी किया, गठबंधन तोड़ भी दिया, गठबंधन तोड़ा तो अपना आरोप भी लगा दिया कि यादवों ने साथ नहीं दिया, सपा के लोगों ने साथ नहीं दिया। मैंने सवाल किया पिछले साल भी और आज भी वो सवाल जारी है कि बहन जी अगर यादवों ने साथ नहीं दिया, सपा के लोगों ने साथ नहीं दिया, तो बहुजन समाज पार्टी को 10 सीट कहाँ से मिल गया, ये 10 कैसे जीत गए, उसके बाद भी आरोप लगा रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, जो ने बड़ा एक बड़प्पन का बयान दिया, मार्मिक बयान दिया उन्होंने कि हम समाजवादी लोग आदरणीय मायावती जी का हमेशा सम्मान करते रहेंगे। और उस बयान की बड़ी तारीफ की गई, पूरी सराहना की गई। पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, बहुजन समाज पार्टी में चाहे छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, पदाधिकारी हो, सबने बयान की तारीफ किया कि जहाँ एक तरफ बहन जी नफरत की भावना बोल रही हैं, नफरत की भाषा बोल रही हैं, वहीं अखिलेश यादव जी सम्मान करने की बात कर रहे हैं। तो लोगों ने हजारों की तादाद में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने लगे। एक ही लक्ष्य था, एक ही लक्ष्य है कि हमको भाजपा को रोकना है। लड़ाई हमारी बसपा से नहीं है,
बसपा हमारा भाई है। अब भाई इसलिए क्यों कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो बेस वोट दलित समाज है वो संविधान को बचाना चाहता है, आरक्षण को बचाना चाहता है। वही समाजवादी पार्टी के लोग भी संविधान को बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं। तो बताओ दलित समाज और समाजवादी पार्टी भाई हुए कि नहीं? भाई हुए कि नहीं भाई? ये दोनों भाई हमारे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से नहीं है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी से है। इसलिए मैं बहुजन समाज को कहना चाहता हूं, एक बार भरोसा करो अखिलेश यादव जी पर। उन्होंने मन बना लिया है कि बहुजन समाज की रक्षा करना है, बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों को विचारधारा पर चलना है, इस देश का प्रदेश का शासक बनाना है। जब आपको एक अच्छा नेता मिल गया है तो आपके पास मौका एक है, भरोसा तो करो। आप क्यों नहीं भरोसा करते हो? आपको भरोसा करना पड़ेगा। इसी प्रदेश में मात्र 403 में एक विधायक बसपा का, वहीं समाजवादी पार्टी विपक्ष भूमिका अदा कर रही है। तो आप तय करो कि भाजपा को कौन रोक सकता है, ये आपको तय करना पड़ेगा। इसलिए वोट खराब नहीं करना है। इसलिए अपने साथियों से कहूँगा कि गांव-गांव में मोहल्ले मोहल्ले में जाकर आप चौपाल कार्यक्रम कर समझाएं। आप चौपाल कार्यक्रम कर समझाएं, एक टीम गठित करें, इतना मजबूत टीम करें कि आपको दिखाई दे कि अगर किसी पोलिंग बूथ से एक जाटों का बेटा बोलेगा कि समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है, तो समझो आप तरक्की कर रहे हो। किसी बूथ से बोलेगा वाल्मीकि का बेटा, पासी का बेटा, खट्टी का बेटा कि समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी, समझो आप तरक्की कर रहे हो। अब किसी बूथ से अगर यादव बोलेगा हमारी पार्टी है, तब तरक्की नहीं कर रहे हो, पीछे जा रहे हो। लेकिन अगर पटेल समाज का बेटा बोलेगा, जाट गुजर बोलेगा, निषाद बोलेगा, पाल गलेरिया बोलेगा, पिछड़ा वर्ग बोलेगा कि समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है, समझो आप तरक्की कर रहे हो। उस तरक्की के लिए पोलिंग बूथों पर जाना पड़ेगा। पोलिंग बूथों पर जाकर चौपाल कार्यक्रम करके समझाना पड़ेगा कि न बिकने वाला समाज बनाना है, बिकाऊ समाज को टिकाऊ बनाना है, बहुजन समाज को शासक बनाना है। ये 5 किलो अनाज के चक्कर में नहीं आना है, संविधान बचाना, आरक्षण बचाना है। इन चीज़ों को बारे में अगर बताएंगे, समाज के संज्ञान में अगर बात आ गई तो आपकी बात आगे बढ़ जाएगी। इन शब्दों के साथ आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए बहुत आभार व्यक्त करते हुए भाई विशाल वर्मा जी, भाई नवीन जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में आए हमारे प्रोफेसर साहब धर्मेंद्र यादव जी, आपने मेरे लिए बहुत समय दिया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। इधर मेरठ से चलकर आई मिथिलेश जी, समिता जी बुलंदशहर से, भाई हमारे अनूप सागर जी दिल्ली से चलकर आ गए, मेरठ से नदीम भाई आ गए, भोलानाथ वर्मा जी हमारे ज़िले के हैं, रहते हैं नोएडा में। जब इधर आता हूं तो ये मेरे साथ हो जाते हैं। टिंकू सागर जी आगरा से चलकर आ गए। मैं इन साथियों का मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन इस भरोसे के साथ इस माहौल को आगे बढ़ाने में आप सब लोग सहयोग करें, तभी जाकर के आपकी बात बनेगी। आज संजीव वर्मा जी भी आए हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। और जिस बाबा साहब अम्बेडकर का ये संविधान का प्रस्तावना है, हम जहां भी जाते हैं संविधान के शपथ दिला रहे हैं कि संविधान के शपथ लेकर जाओ कि 2024 में इतना मजबूत हम समाजवादी पार्टी करेंगे कि केंद्र की सरकार में, केंद्र में इतनी सीटें हम जीत जाएं कि भारतीय जनता पार्टी को रोक दें और इतना सीट जिता लें, अपने नेता को इतना ताकतवर बना दे केंद्र में कि हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। ऐसा माहौल बनाने के लिए हम सब लोग आज शपथ लेंगे। मैं चाहूँगा अपने जगह पर खड़े हो जाएं, संविधान के शपथ ले लें, अपनी एक हाथ ऐसे कर लें, ऐसे करके संविधान की शपथ लें और बाद में हमारे साथी समापन कर देंगे।